पर उनका हिसाब किताब अब होगा। ये तो पैलेट गन तो बहुत छोटी चीज है। दिल्ली पुलिस ने अपने 128 साथियों का खून जरूर बहाया। दीप क्लेम किया जा रहा था कि सोनम वांगचुक जी को घसीट कर लेकर के। अब इनकी मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इनको जवाब देना अदालतों के अंदर मुश्किल पड़ेगा। ये आपको पैलेट गन माननी है, पैलेट गन मान लें। मैं तो कहता हूँ यदि पार्लियामेंट के अंदर वो घुस रहे थे तो सीधे गोली मारनी थी उनको। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हुआ संसद मार्च आज पूरे देश भर में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ 128 पुलिसकर्मी घायल तो दूसरी तरफ 2873 संदिग्धों का आंकड़ा और रेड लाइन की बात, तो दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा है और पैलेट गन पर उठते लगातार सवाल हैं। आखिर उस दिन ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ था, उसी सच को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं दिल्ली पुलिस के एक्स एसीपी और वर्तमान में दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सानिया। सर, सबसे पहले एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी। आप मुझे ये बताइए कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। छात्रों का अलग पक्ष है, पुलिस का अलग पक्ष है, विपक्ष जो हमारे देश का है उसका अलग पक्ष है, सत्ताधारी दल अलग बातें कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या था उस दिन? देखिए सानिया, मैं लगभग 3.5 साल एसीपी पार्लियामेंट रहा हूँ और वहाँ पर ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है आज तक के इतिहास का, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। उसके अलावा उसी एरिया के अंदर 2 बार प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में रहा हूँ और 2 बार राष्ट्रपति भवन रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ जो हाउस है वहाँ पर। उसमें हम तमाम लोगों की सुरक्षा करते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आम आदमी के सीएम, हमारा जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा प्रदान करना। और ख़ास तौर से ऐसा एरिया जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के जहाँ पर मिशंस हैं, तमाम एम्बेसीज़ हैं, ये बिल्कुल एक हब है। दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक दिल है, छोटी सी जगह। लगभग मुश्किल से 5 किलोमीटर के अंदर तमाम ये हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं। आर्मी एयरफोर्स के चीफ रहते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स और बड़े बड़े रईस लोग इस एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के लिए एक जॉब डिफरेंट है और बड़ा चैलेंजिंग है और इसको समझने के लिए बड़ा टाइम और वक्त लगता है। तो ये जो तमाम 20 तारीख का जो क्रम हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन होगी, हालांकि कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए, एफआईआर को हटा दिया जाए, केवल इसमें चूंकि छात्र इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए। पर हमारा मानना ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रूथ प्रिवेल, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है हमारे हिंदुस्तान में, ये कहा गया है। तो हम भी चाहते हैं सत्य निकल कर आए। यदि पुलिस वाले ने कोई जाति की है, किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन किया है, किसी को साथ पैलेट गन के गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, तो तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ ये जितने भी उत्तर हैं वो अनुत्तरित रह जाएंगे, उनका कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए हमारा मानना ये है, यदि वो छात्र हैं तो छात्रों के साथ भी हमारी उतनी ही सिंपैथी है जितनी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी। हमारे भी बच्चे हैं, पुलिस वालों के भी बच्चे हैं और पोते पोते वाले भी हैं आज की डेट में। परंतु इन केवल ये कह देना कि छात्र, हम मानते हैं छात्र के पास में कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई आई कार्ड उनका हो, उन्होंने नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हों, नीट की परीक्षा दे चुके हों, नीट की परीक्षा में फ़ेल हो चुके हों, तो उनको, हम लोगों को एतराज़ नहीं। हम चाहते हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर कैंसिल कर दें, आप रद्द कर दें, सरकार जो भी चाहे वो करे। परंतु उसमें एक बहुत भयंकर भूल होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि यदि कोई छात्र, चलो आप इस 20 जंतर मंतर छोड़ दो, यदि कोई छात्र किसी का मर्डर कर दे 18 साल से या 18 साल से कम का, तो क्या उसको इस ग्राउंड पर छोड़ दिया जाएगा चूंकि वो छात्र है? अब जिन 128 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, फ्रैक्चर आई हैं, तो इनके लिए भी तो किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। इसलिए हमारा मत ये है, हमारा मानना ये है कि ये तथ्य तभी खुल सकते हैं, तभी सच्चाई दुनिया को पता लगेगी। क्योंकि जब जो आपने फिगर दी है, ये फिगर अभी बहुत कम है जो आपने कोट किया है, तमाम सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। इसके अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं। एक गैंगस्टर्स को मैंने भी इसमें अरेस्ट किया हुआ है। अब उसको क्या छात्र मान लेना चाहिए? सर, कैसे गैंगस्टर हम जान सकते? वो गैंगस्टर इस तरह का है कि उसके खिलाफ मकोका एक धारा होती है जिसमें प्रिवेंशन होता है, उसको लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। उसका नाम हाजी अफजाल है। उसकी पत्नी शबाना आज की डेट में काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के, और ये उनके दोस्त हैं
ताहिर हुसैन के जो CNRC के दंगे हुए थे, उसी एरिया में सीलमपुर और भजनपुरा के एरिया में ये रहते हैं। तो मैं तो आप एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या इस तरह के लोगों को भी छात्र मान लें हम लोग, जिनके खिलाफ 60 मुकदमे हैं, मकोका का पहला हिंदुस्तान का कन्विक्ट आदमी है, क्या ऐसे अपराधी को भी हम छात्र मान के चलो ये बेचारा छात्र है इसको भी छोड़ दें, क्योंकि उसने काफ़ी वहाँ से लोगों को लेकर आया। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है। सर बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस के भी आरोपी उसमें हैं, रेप के भी आरोपी उसमें हैं। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मर्डर, रेप, लड़कियों के साथ रेप, छोटे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन, NDPS एक्ट जो ड्रग्स की धाराएं होती हैं, और बहुत सारे संगीन जो जुर्म होते हैं, डकैती, रॉबरी, इस तरह के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब जो हीनियस क्राइम है, जिसको बड़ा क्राइम माना जाता है, जिसमें सजा 7 साल से ज़्यादा होती है, उसके हैं। और उनके ऐसे रिपीटेड ऑफेंडर हैं जिनके खिलाफ 30-30 मुकदमे हैं, 10-10 मुकदमे हैं, तो क्या उनको स्टूडेंट माना जाए? परंतु इसमें जैसे जेनजी की बात हो रही है, ये आप भी मीडिया से जुड़ी हुई हैं, ये जेनजी शब्द अचानक कहीं से प्रकट हुआ है। जैसे आपको याद होगा 2019-20 के आसपास या उसके आसपास एक वर्ड आया था, मी टू कैंपेन। वो अमेरिका से आया था कि किसी ने, उसके रिश्तेदार ने उसके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, किसी और 30 साल पहले ये किया, उसके साथ ये किया। उनके यहाँ मी टू कैंपेन, क्योंकि वो लोग एडवांस हैं, उनकी सोसाइटी बिल्कुल ओपन है। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि हमारी कोई लड़की मोदी जी के लिए गंदा बोले, या जिस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे थे, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, और ये समोसे मोदी जी की 13वीं के लिए समोसे आ गए, खाओ इसको एंजॉय, और इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने पोस्टर में देखा, तमाम तरह की सोशल मीडिया के अंदर वो चीज़ें आई। तो भारत देश की लड़की ऐसा नहीं कर सकती थी। परंतु ये जो आयातित मामला था, जो जेनजी करके एक वर्ड यहाँ पर लाया गया, तो उसमें प्रोजेक्ट किया गया कि हमारी लड़कियाँ बहुत पिछड़ी हैं, इनको एकदम से एडवांस होना चाहिए। जेनजी शब्द आया नहीं है, एक पर्टिकुलर जनरेशन को जेनजी कहा जाता है। पहले नहीं था ये वर्ड, ये हमारे नवयुवक, यूथ, सारा कुछ इंग्लिश के वर्ड थे, पर जेनजी वर्ड जो है ये अचानक आया है। मेरी नॉलेज आप बढ़ा दीजिए, शायद 10 साल पहले या 2 साल पहले तक वर्ड नहीं था। अब हर एक लड़का, छोटी लड़की हो, वो कहते हैं हम जेनजी वाले हैं, जनरेशन वाले हैं। बिल्कुल मानते हैं आप, जनरेशन है, आपका हक है, परंतु ये हिंदुस्तान के जेनजी नहीं है। ये जो आयातित जेनजी है, जैसे अभिजीत दीपके है या दास हैं। अभी दास की एक कंट्रोवर्सी आ रही थी कि मोदी जी गए थे एक नीदरलैंड और नॉर्वे में, तो वहाँ पर मोदी जी को एक जो जर्नलिस्ट थी, उसने ऐसे अटपटे सवाल करे जो कि अच्छा नहीं लगता किसी प्राइम मिनिस्टर से पूछना। अब उसका पता लग रहा है कि उसके साथ उसके गले में बाहें डाल के उसकी फोटो मैं आपको भेज सर, इस बात की कोई पुष्टि हुई है अभी तक कि सौरभ दास की उस जर्नलिस्ट के साथ फोटो आई है? फोटो आई है, देखो अब ये सोशल मीडिया के अंदर हजारों वीडियो चल रही है, सोशल मीडिया तो अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा ना। आप और मैं बैठ के यहाँ तो डिसाइड नहीं कर सकते। अब वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन ना हो, रोकना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल, हम चाहते हैं कि उनको अरेस्ट ना करो, पर कम से कम सच्चाई दुनिया को पता लगे, हम और आपको पता लगे कि उस दिन वहां पर क्यों हुआ और ऐसा कौन लोगों ने किया। अब हम आते हैं कि उस दिन 20 तारीख के घटनाक्रम पर। 20 तारीख को, चूंकि मैं बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट स्ट्रीट रहा हूं, मैं आपको कुछ कागज दिखाना चाहता हूं। तो उस कागज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको और आपके दर्शकों को ताज्जुब में डाल देंगी। उसमें कुछ ऐसे घटनाक्रम है, क्योंकि एक 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, उसमें कुछ याचिका डाली गई थी बहुत सारे लोगों ने कि जंतर मंतर पर ये धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हमारे वहाँ घर हैं और हमें कई दिन तक घर में जाने में, अपनी कार ले आने प्रॉब्लम आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से और 2022 में एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में कहा गया, बहुत सारी बातें उसमें बताई गई कि किस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, 10 से 5 का प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप जो है कोई भी ऐसे स्लोगन या ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते, जैसे कह रहे थे बैनर और ये लेके जाने वाले। वो तो उसका नंबर था 1153, उसका नंबर था पिटीशन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर दिल्ली पुलिस ने 48/2022 एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया कि जब ये इस तरह के प्रदर्शन होंगे ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन हुआ है और ये अंडरटेकिंग दी है। इसलिए अभी जो जेनजी के जो नेता हैं, इनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कागज मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि किस मुसीबत की आप बात कर रहे हैं। तो उसमें ये तमाम चीजें बताई गई हैं उसके अंदर कि किस तरह से प्रोटेस्ट होंगे। 1000 तक की जो पॉपुलेशन है, जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, वो
जंतर मंतर पर कर सकते हैं विद कंडीशंस। यदि कमिश्नर और डीसीपी चाहें तो उस प्रोटेस्ट को बीच में ही ब्रेक कर सकते हैं और रुकवा सकते हैं, जबकि एक दिन के लिए था। इनका प्रोटेस्ट शुरू में एक दिन के लिए हुआ था, उसके बाद ये जब लगातार बैठे रहे तो ये एक तरह से इलीगल प्रोटेस्ट। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन की बात कर रहे हैं, जी जी। तो क्या 200 गज की दूरी का कोई प्रावधान है? आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आपकी और उसमें आज ये 200 गज की दूरी का भी जिक्र हुआ नहीं, उसमें 200 गज का इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि हाँ ये जरूर था कि जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन जब गया सदन की तरफ, संसद चलो कूच जब हुआ, तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें पुलिस के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं कि आप किस तरह से इस तरह की स्थिति आ जाए तो कैसे डील करोगे आप। जैसे फर्स्ट बैरिकेड है, फर्स्ट बैरिकेड पर अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पर धारा 163 BNSL दी गई है, आप इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकते, वो आपको इलीगल करार कर दिया जाएगा। वैसे तो उस एरिया के अंदर धारा 163 लगी हुई थी, जिसमें माना जाता है 5 आदमी से ज़्यादा आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर भी दिल्ली पुलिस ने अपना बड़ा दिल छात्रों को दिखाते हुए, क्रिमिनल्स को नहीं दिखाते हुए, उनको अलाउड करते रहे कि शायद इनकी बात पूरी हो जाए। सरकार और उनके कोई पॉलिटिकल मामला था, तो बहुत दिन तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। पर 20 तारीख को पहला बैरिकेड तोड़ा, उसके बाद सेकंड बैरिकेड तोड़ा गया, तो उसमें पानी चलाया गया, थोड़ा लाइट डंडा चलाया गया। अब जो तीसरा बैरिकेड जब उन्होंने तोड़ा और तोड़कर वो अचानक सारी भीड़ जो बेकाबू हो गई, जिसको कि इन्होंने गारंटी दी है, अंडरटेकिंग दी है कि हम तमाम चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे, ये इनके कंट्रोल से सारा मामला हट गया और बिल्कुल पार्लियामेंट 200 गज की दूरी पर रह गई थी। यदि उस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये लोग घुस जाते, जो अपने आप को छात्र बोल रहे हैं, छात्र के रूप में भेड़िए थे, तो उस दिन जो अंदर जो फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको मैंडेट है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक बार अटैक हो चुका है जिसमें 6 दिल्ली पुलिस के हमारे साथी मारे जा चुके हैं और भी लोग मारे गए थे। तो उसके अंदर ये था कि उनको मैंडेट ये है कि केवल उठाकर सीधे गोली मारनी है। उनके यहाँ ये समझाने वाला। चाहूंगे, आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर वो सुरक्षा के लिहाज से जो वहां पर बैरिकेड्स लगे थे, वो सारे बैरिकेड्स अगर टूट जाते तो टूट उन गए, छात्रों के साथ टूट नहीं जाते, टूट गए। 200 गज की दूरी की मैं बात कर रही हूँ। 200 गज केवल संसद रह गया था, वो भागकर वहां तोड़ ताड़ के पहुंच चुके थे। वो तो बैरिकेड तो बहुत पीछे की कहानी है, वो तो संसद के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। पार्लियामेंट का सेशन था उस दिन, देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम मिनिस्टर्स उसके अंदर थे। आप सोचें कि दिमाग में सोच के देखें कि ये घुस जाते 1000-2000 आदमी, वहाँ इतने बुजुर्ग हमारे मेंबर पार्लियामेंट और तमाम मिनिस्टर्स हैं, तो उनका क्या हाल होता, क्या वो भाग पाते वहाँ पर, क्या वहाँ गोली चलती, कितने लोग मरते उसके अंदर। हिंदुस्तान को ये लोग नेपाल, बांग्लादेश इस तरह के नारे लग रहे थे कि हम इसको वो बना देंगे। तो ये इनकी जो सोच थी कुछ अलग तरह की, बड़े खतरनाक इरादे थे। क्योंकि अभी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अभी निकल कर आ रहा है कि कुछ 23 के करीब आदमी दुबई से उसी टाइम पर यहाँ आए थे। वो किस लिए आए थे, वो तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही हैं कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। क्योंकि इस तरह विदेशों से भी कुछ कॉन्फ्रेंस में भी सर दुबई कनेक्शन की बात हुई है, तो इसे थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज को हजम नहीं हो रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के बारे में भी ये कहा गया कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो दिया गया है उसमें आपको भी शेयर कर दूंगा। उसमें अमेरिका को ये कैसे पता लगा कि 20 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने एडवाइजरी जारी करी कि जो अमेरिकन यहाँ रह रहे हैं वो ध्यान रखें 17 तारीख की जो एडवाइजरी कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये रिमोट से कनेक्टेड था। और उसका जो चीज़ दिखाई दी, एक थंबर करके, ग्रेटा थंबर्ग करके एक महिला हैं जो एक्टिविस्ट मानी जाती हैं और जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ा रोल दिया था। उन्होंने बड़े टूल किट बताए थे कि ऐसे धरना देना है, ऐसे गोली चलेगी तो ऐसे करना है। इसमें भी हुआ था, इसमें एक अपार गुप्ता नाम का एक इंटरनेट के बड़े क्रांतिकारी यंग लड़का है, उसने बताया था, उसने बाकायदा सबको जारी किया कि अपने मुंह को कवर कैसे रखें जब वहाँ जाएँ, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें और आप कैमरों के सामने ना आएँ, और जो है आप जो है यदि मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर दें। तो ये तमाम गाइड किए जा रहे थे, तैयारी की जा रही थी कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट के अंदर और कुछ कहानी की जाए। ये प्रोटेस्ट सिंपल नहीं था, क्योंकि नीट की तो जो परीक्षा थी वो परीक्षा भी हो गई, 11 लाख स्टूडेंट अब पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पर्पज नीट वीट नहीं था, वहाँ नीट से संबंधित एक भी बात नहीं हुई। वहाँ तमाम दुनिया जहान की बात हुई, दुनिया को जलाने की तमाम बातें की गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फलां, ये वो तमाम समाजवादी पार्टी, वो तमाम लोग थे।
तो इसलिए ये मामला कुछ और है। इसको नीट का तो केवल एक ही है कि भाई नीट चलो इस बहाने सरकार को घेरा जाए, वो पॉलिटिकल अपने इशू हो सकते हैं, पर पुलिस वालों की जो क्या गलती थी कि जिनको 128 लोग चोट लगी है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ना तो हम कंपनसेशन से मानने वाले हैं कि आप पैसा दे दें, हम कटोरा लेके तो घूम नहीं रहे हैं। पुलिस वाले जिनके वो उनके भी बच्चे हैं, पोते हैं, वाइफ हैं उनकी, तो वो भी उम्मीद करती हैं कि हमारे पति को न्याय मिले, हमारे पापा को न्याय मिले। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा केवल इन्वेस्टिगेशन से। यदि पुलिस वालों ने पैलेट गन, ये जो जितना भी असला दिया जाता है, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, और आर्मी को, एयरफोर्स को हवाई जहाज, तोप, तलक, किस लिए दिए जाते हैं? इसलिए कि जब मौका है तो आप उनको इस्तेमाल करो। अब पैलेट गन पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि पैलेट गन जहां जरूरी हो बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए। इवन मेरा भी मानना यह है कि यदि पटना में सिपाही यदि उसको जैसे लिंचिंग करने की तैयारी की जा रही थी, वो जो उसको सेल्फ डिफेंस में या दूसरों की रक्षा के लिए दी जा रही थी, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो उसको बिल्कुल शूट आउट करना चाहिए था। हम उसके साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं। तो ऐसी ये असला यदि सरकार सोचती है या अपोजिशन सोचता है तो उनको सबको एक ऐसा ऑर्डर जारी करें कि सबको उसको खत्म करें। करोड़ों रुपए का खर्चा आप क्यों कर रहे हैं? असला किसके लिए खरीद रहे हैं? सर, जब आप पैलेट चाहते गन हैं कि की आपने बात की है, तो राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सत्ताधारी दल ये कह रहा है कि नहीं, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। आखिर सच है क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास तो पहली बात तो पैलेट गन ही नहीं है, तो चलाएंगे कहाँ से? अब CAF के पास होती है, जिनका काम है बहुत खतरनाक स्थिति में या विषम स्थिति के अंदर कंट्रोल करने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई जगह J&K में हुआ है और कई स्टेट के अंदर हुआ और कामयाब रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आम आदमी को नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता है, पैलेट गन बहुत कोई खतरनाक लीथन नहीं है। मतलब इससे कोई जल्दी से आदमी मर नहीं सकता। ये केवल मजमे या भीड़ को डेटर करने के लिए भाग जाए लोग, थोड़े छोटे उनके स्प्लिंटर आंखों में भी कुछ नुकसान होता है। नुकसान यदि बिल्कुल नजदीक से मारेंगे तो आदमी को आंख भी हो सकती है, कान भी खराब हो सकते हैं। छात्र कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि सर उनकी आंखें खराब हो गई हैं। हाँ, तो वो सामने आए, मेडिकल कराए, पुलिस वालों को अरेस्ट कराएंगे हम लोग। पर सामने तो आए, बताएं तो सही ना। केवल वीडियो बना के डालने से ना ट्रायल होती ना इन्वेस्टिगेशन होती। यदि कोई आपके पास छात्र है तो मैं अभी उसको लेकर सीधे अस्पताल चलता हूँ, उसकी तरफ से FIR बता देना किस पुलिस वाले ने उसको मारा है, वहाँ की वीडियो होंगी, साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे, कोर्ट में जाएगा, उसको हैंग करके टांग दिया जाए। परंतु केवल कह देना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आपको दूसरा ऑप्शन भी, आप अदालत भी जा सकते हैं सीधा। आपको लग रहा है कि पुलिस वालों से न्याय नहीं मिलेगा, अब अदालतों के पास डायरेक्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर आपको पूरे सिस्टम पे विश्वास उठ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं। आप कहें जी हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में कह दिया कि भाई छात्रों को ना अरेस्ट किया जाए। हम भी कह रहे हैं छात्रों को ना अरेस्ट किया जाए यदि वो जेन्युइन छात्र है। पर वो कौन कहेगा ये छात्र है या ये आदमी छात्र नहीं है? वो उसकी जांच पे पता लगेगा। किसी कॉलेज स्टूडेंट ID उसके कभी एग्जाम में अपीयर हुआ तभी पता लगेगा। अब ऐसे ऐसे लोग टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया बात कर रहे हैं। मैं किसी बड़े चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने जो एक समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया क्यूरियस, मैंने कहा क्या आप नीट की फुल फॉर्म बताती हैं? कहले इसका क्या ताल्लुक है? मैं धरने पर गई थी और मैंने सारा उनके लिए मदद कर रही हूँ। भाई मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा क्या नीट की परीक्षा जो आर्मी के लिए की जाती है? हाँ, कह रहे हाँ आर्मी के लिए होती है। अब जो नेता वहाँ जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा, उसको ये नहीं पता डॉक्टरी के लिए होती है, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए होती है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाए कि वो कोई न्याय की बात करेंगे? अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको तो मानो, उससे ऊपर तो कोई अदालत ही नहीं है। उसको नहीं मानोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पैलेट गन बिल्कुल यदि रीजनेबल चलाई गई है तो बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ यदि पार्लियामेंट के अंदर वो घुस रहे थे तो सीधे गोली मारनी थी उनको। ये तो पैलेट गन तो बहुत छोटी चीज़ है। सीधे गन किस लिए दी गई है? इसलिए दी गई है कि आपकी रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें, तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रक्षा की जा सके। परंतु आप केवल ये कहें कि भाई क्यों मार दी गई इनको, तो इसका तो इलाज इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कोर्ट देखेगी, पुलिस वालों को गलती होगी, पुलिस वालों को भेज दो। और उसको सस्पेंड भी किया गया है पटना के अंदर जिसने स्टेन गन तारनी थी। अब सस्पेंशन इसलिए किया गया जिससे सच्चाई सामने आ सके, इसलिए नहीं कि उसको प्रताड़ना देना था, जिससे लोगों को पता लगे कि स्टेन गन किन हालात में उसने तान दी और क्यों उसने चलाई तो नहीं, उसकी गोली से नहीं मरा। परंतु हो सकता है कि उसको डरा के वो अपना काम उसने निकाल लिया हो, क्योंकि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल कानून के अंदर बताया गया कि आप मिनिमम फोर्स में कैसे करें। डंडे से काम चलेगा, डंडे से चलाएं, समझा के काम से समझा के चलाएं। यदि आपको पैलेट गन माननी है, पैलेट गन मान लें। आपको गोली चलानी है, गोली चलाएं। दिल्ली में तो 84 राइट्स के अंदर आर्मी बुलानी पड़ी थी। आप तो पुलिस की बात कर रहे हो। टैंक
आने की पोजीशन हो रही थी। अभी आपने श्रीलंका बांग्लादेश में देखा क्या हुआ, वहाँ तो टैंक आए, सड़क पर टैंक चल रहे हैं। अभी आज ही पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आर्मी, सड़क के ऊपर आर्मी चल रही है, गोलियां चला रही है, उनके हाथ में गोलियां हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे हालात हिंदुस्तान में हो जाएं जिससे कि यहाँ भी नेपाल बांग्लादेश की तर्ज पे हो? पर वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस ने अपने 128 साथियों का खून जरूर बहाया है, पर उनका हिसाब किताब अब होगा, क्योंकि अब इनको सीजेपी की, जो मैंने जिसका आपको जिक्र कर रहा हूँ, जिस पेपर का, इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि हम इनकी कंप्लायंस करेंगे और नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब इनकी मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इनको जवाब देना अदालतों के अंदर मुश्किल पड़ेगा। सर, मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया आपकी तरफ से कि ग्राउंड पर जो जवान तैनात होते हैं उनका मनोबल टूट रहा है, लेकिन आम लोग तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो ड्यूटी पर जवान तैनात होता है वो चारों तरफ से घिर जाता है। तो उस वक्त उस जवान की मेंटल स्थिति, उसकी मेंटल हेल्थ क्या होती है? देखिए, ज़मीन पर काम करना और एसी में बैठकर बात करना, या बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी देना जहाँ बर्फ़ पड़ रही है या बिल्कुल दुश्मन सामने है जिसकी जद में हो, वो काम करने की स्थितियाँ उसी को पता होती है जो वहाँ पर होता है। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जो ना जाने पीर पराई, वो क्या जाने पैर की पराई, जो चोट होती है उसको उसके नहीं पता लगेगा। जो सिपाही मौके पर खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा जज है, सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि मौके पर क्या स्थिति है, उसको पता है कि मौके पर मुझे गोली चलानी चाहिए, मुझे वहाँ पर डंडा चलाना चाहिए या हाथ जोड़कर काम चलाना चाहिए। तो उनकी स्थिति बड़ी खतरनाक होती है और ये डिसीजन करना बहुत छोटा काम नहीं होता कि किस मौके पर गोली चलाई जाए, पैलेट चलाई जाए, गन चलाई जाए। तो ये डिसीजन जो मौके पर जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो सिपाही है, चाहे आईपीएस ऑफिसर है, तो ये डिसीजन लेना उसकी एक मानसिक स्थिति के ऊपर और हालात के ऊपर है। क्योंकि हम और आप डिस्कशन केवल वीडियो देखकर कर लेते हैं कि इसमें पुलिस की गलती है, इसकी नहीं है। अरे वहाँ हालात क्या थे, किन हालातों के अंदर उसको पैलेट गन चलाने का मौका लाना पड़ा, उसको क्यों गन उठानी पड़ी इस तरह दिखाने के लिए? क्या वो सिरफिरा था, मेंटल था, या उसको कोई और परेशानी थी? तो इसलिए ज़मीन पर काम करना और हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर बात करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पब्लिक को ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो ग्राउंड के हालात हैं और वो दूसरे हालात हैं, उनको कानून का भी ध्यान रखना है, अपनी लाइफ भी बचानी है, दूसरों की लाइफ भी बचानी है। तो बड़ा अहम सवाल है कि पुलिस के ऊपर जो दबाव होता है, जिस कंडीशंस के अंदर पुलिस काम करती है, उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये उनके दर्द उनको ही पता है, आम आदमी को ये जल्दी से समझ में नहीं आएगा। सर, पुलिस के दर्द की हम बात कर रहे थे, तो इस पूरे घटनाक्रम में देखा गया, आप भी आंकड़ा बता रहे हैं कि 128 पुलिसकर्मी घायल हुए। कई सारे वीडियोस भी आए, हमारे पास भी जानकारी आई है कि बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ हाथापाई भी हुई है। लेकिन जब अक्सर चर्चा होती है, एक ब्रॉड लेवल पर जब चर्चाएं होती हैं, चाहे वो मीडिया में हो, स्टूडियो में हो, फलानी जगहों पर हो, तो चर्चा सिर्फ प्रदर्शनकारियों की होती है, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में नहीं होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो समाज हमारा जो आजकल का है, एक साइकोलॉजी बन गई है कि पुलिस के प्रति जो सहानुभूति है वो धीरे धीरे कम होती दिख रही है। देखिए, ये जो पुलिस का सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स की देन है। हालांकि अभी सरकार ने 2024 में सारे कानूनों को बदल दिया, 150 साल पुराने। तो अभी जो माइंडसेट है वही है, पुलिस का भी उस थोड़ा बहुत लगभग वही है और पब्लिक का भी सोचने का तरीका है। दोनों पक्ष इसी तरह से देखते हैं, वो उसको अपना दुश्मन मानते हैं और वो उनको सबको गलत मान कर चलते हैं कि जितने भी जो आए हुए हैं यहाँ पर, जैन जी हैं, फलां हैं, क्रिमिनल हैं, सबको एक तरह से लाठी से हाँका जाए। तो ये जो सोच बदलने की ज़रूरत है, ये दोनों ही पक्षों की सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि बल्कि मेरा तो ये था कहना है कि खाकी का रंग बदल दो, क्योंकि लोगों को खाकी से इरिटेशन होती है देख के, उनको जलन होती है, उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनका माइंड सेट में ये है कि खाकी में जो आदमी बैठा वो जल्लाद है, उसके ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, उसकी कोई, उसको दर्द नहीं होता, उसको खून लगता है, उसको दर्द नहीं आया, गोली लग जाएगी तब भी दर्द नहीं होगा। तो ये दोनों ही पक्षों के अंदर जो चीज़ें हैं वो शुरू से ही चली आ रही हैं, इसलिए इसमें बड़े लेवल पर बदलाव की ज़रूरत है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, आने वाले समय में और सोच बदलेगी, लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, परंतु दुर्भाग्य है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब 128 जो पुलिस हमारे साथी इंजर्ड हुए हैं, उनको आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का आदमी देखने तक नहीं गया है। हमारे कमिश्नर गए, हमारे साथी गए, हम लोग गए अपने साथियों से, उनका कुशल छे, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ नहीं पड़ता। उनकी जो चमड़ी है इतनी मोटी है, उनको इससे कुछ नहीं पड़ता कि हमारे फौजी बॉर्डर पर मर रहे हैं या पुलिस वाले मर जाएं। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे भाई इनको तनख्वाह इस चीज़ की देते हैं हम तो तनख्वाह तो आप देते हैं उस सेवा देने के लिए, पर वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अब कोई दिल्ली पुलिस के लिए तो कोई रिस्क अलाउंस भी नहीं मिलता, दूसरी फोर्सेज को रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो इनकी जान और जो दूसरी जो फोर्सेज हैं उनकी जान के अलग अलग तरह की होती है। कैसा रिस्क अलाउंस? एक रिस्क अलाउंस होता है जिसमें जो लोग जिनकी जान
खतरे में होती है, जिनकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है कि उनको जान के लिए खतरा होता है, तो उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है उसको कंपनसेट करने के लिए, जिससे कि वो अपना काम हिम्मत से कर सकें। तो बहुत सारी फोर्सेज हैं, CRP, BSF, उन सबको रिस्क अलाउंस दिया जाता है, परंतु दिल्ली को इस तरह का सुविधा नहीं है। हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि दिल्ली पुलिस को भी और लाइफ दोनों की एक जैसी है, CRP वाला मरेगा, फौजी मरेगा या दिल्ली पुलिस का जवान मरेगा, तो जिंदगी तो दोनों की जाती है, तो रिस्क अलाउंस दिल्ली पुलिस को भी दिया जाए। तो ये हमारी मांग भी है और हमारी बात भी है और जायज़ भी है कि लाइफ दोनों की बराबर है, किसी की भी जान जाएगी, उसके परिवार वालों को दुख, उसके डिपार्टमेंट को दुख होगा। सर वापस से आंदोलन पर चलेंगे। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था, मैंने भी ग्राउंड पर कवरेज की और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, सबने देखा कि वहां पर असली छात्र भी थे। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो वाकई में नीट की अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिक्षा व्यवस्था की मांगों को लेकर वहां पे मांग बुलंद कर रहे थे, आ रहे थे, उनका अपना दर्द था। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर्स के लिए, वहां पर जो जवान तैनात थे, उनके लिए समझना कितना मुश्किल हो गया था कि कौन सा छात्र वाकई में जेन्युइन है और कौन सा छात्र वो छात्र नहीं है, वो ट्रबल मेकर है। देखिए, जो नीट का छात्र होता है या IAS IPS की तैयारी कर रहा होता है, ये एक पूजा, एक तपस्या की तरह है। 24 घंटे में आपको 18 घंटे पढ़ना है, तब आप IPS या नीट की परीक्षा, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, कहीं भी कोई चाकू से थोड़ा ना काटना है, तो ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए। तो नीट के जो स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट, उनके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी से वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। और मैंने ऐसे ऐसे नीट के स्टूडेंट देखे, इनके इंटरव्यू देखकर हम लोगों को बड़ा प्राइड होता है कि हमारे जनरेशन के लोग इस तरह की बातें जंतर मंतर से कह सकते हैं। हालांकि उनको लोगों ने नज़रअंदाज किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सारे सिस्टम को हैक कर दिया। आम आदमी पार्टी जाके उन्होंने कब्जा कर लिया। वहाँ पर एक सोनम वांगचुक थे जो बेचारे 20-25 दिन तक भूखे चलते रहे और लास्ट में उनसे मतलब निकला और उनको धक्का मार दिया। जैसे अन्ना हजारे को धक्का मार दिया गया, इसे सोनम वांगचुक को लोग भूल गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो बेचारे भूखे प्यासे मरते रहे। जिस दिन वो डिस्चार्ज हुए उस दिन कोई भी CJP का एक मेंबर भी नहीं था उनके, कोई स्टूडेंट उनके साथ ही नहीं खड़ा था कि सर आप तो भूखे मरते रहे, हमारे लिए भूख हड़ताल पर रहे, हम आपको डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि खड़ी हुई थी और कुछ पुलिस वाले थे। तो ये हालत है ये। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री कार्यालय पर, उनको लगा कि अरे मेरी तो बाजी डूब गई और ये तो आम आदमी पार्टी नंबर ले गए, वो जाके वहाँ जल्दी से कूद के बैठ गए। तो ये ऐसी स्थिति, इसको सबने हाईजैक किया कि छात्रों को तो केवल एक्सप्लॉइट किया गया। और जहाँ तक दीप के इनकी बातें, इनकी ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन देता है। इस तरह एक और है ध्रुव राठी हैं, जो इनका जो तिगड़ी है एक ऑस्ट्रेलिया में है। ध्रुव राठी बिल्कुल देश के खिलाफ बात करते हैं, जबकि ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि वो एक बार जब जर्मनी से आए थे, यहाँ इलेक्शन थे, तो उन्होंने किसी MLA को हरियाणा में सपोर्ट किया था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो ये सोशल मीडिया पर फॉलोअर आ गए, इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए, और ग्राउंड पर जब आते हैं तब आपकी स्थिति दूसरी होती है। तो ये जनजी डिफरेंट टाइप की जनजी है। हमारी जो देश की जनजी है वो पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, आगे जाती है। बड़े बड़े रिक्शे चलाने वालों के लड़के लड़कियां IAS IPS बने, तो तपस्या की तरह होता है। तो ये जनजी हमें स्वीकार नहीं है। जो छात्र हैं वो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। परंतु यदि उन छात्रों में से किसी ने पुलिस वालों को डंडा मारा है या पत्थर मारा है जिसकी वजह से इंजरी हुई है, तो उसको भी बुक किया जाना चाहिए। पर जेन्युइन जो छात्र है जिसने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था, उसके साथ हैं हम लोग, उसको बिल्कुल छेड़ा भी ना जाए, उससे पूछताछ भी ना की जाए। सर आप सोनम वांगचुक जी का जिक्र कर रहे थे, तो सोनम वांगचुक जी के साथ जो कार्रवाई हुई थी, सबने देखा, देश ने देखा था कि सफ़ेद चादरों के पीछे उन्हें उठा लेके गई थी पुलिस। तो एक्स ACP होने के नाते, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, आप उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या वो सही थी प्रक्रिया? बिल्कुल ऐसी। ये प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई है जी। ये प्रक्रिया सैकड़ों बार दोहराई जा चुकी है। बहुत सारे लोग अनशन पर बैठ गए। तो पुलिस का जिम्मेदारी है जान और माल की हिफाजत करना। अब हमारे सामने आदमी भूख से मर जाए, हालांकि वहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर थे जो हर टाइम उनकी नब्ज, हार्ट, तमाम चीजें देख रहे थे। जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि ना हो ये कोलैप्स वाली स्थिति में, कल को वो मर जाते। किया जा रहा था कि सोनम वांगचुक जी को घसीट कर लेकर के, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। पर्दे के अंदर, वाइट पर्दे के अंदर, जिससे कोई गलत मैसेज ना जाए, उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ ले जाया गया। पहले उनको बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा मोटा नहीं, सफदरजंग ले जाया गया। सफदरजंग के बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने फिर बड़े हॉस्पिटल में गुड़गांव शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा खींचने वाली, उन्होंने खुद नहीं बोला है भाई, सोनम वांगचुक की वाइफ पढ़ी लिखी है और सब कुछ उन्होंने बोला है, परंतु ये नहीं बोला कि मुझे खींच तान के ले गया। और सोनम वांगचुक तो वहां से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यदि वो कहें कि हाँ मेरे साथ हुआ है, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर समझौते के बाद केस को वापस लेने की बात हो रही है। मैं बात कर रही हूँ 128 पुलिसकर्मियों की जो कि घायल हुए हैं। अगर उनके हमलावरों को छोड़ दिया जाता है,
जिन पर भी उन्हें अटैक किया था, तो क्या इससे कानून और पुलिस का जो डर है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, इतनी जल्दी इतनी आसानी से ना तो एफआईआर ली जाती है, ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने इस तरह की एक गलती दोहराई थी। उन्होंने तमाम एफआईआर जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ विड्रॉ कर ली, परंतु जब वो मामला अदालत में पहुंचा तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी मर्जी नहीं है कि जो आप चाहें, सरकार में बैठे हैं तो जो चाहे एफआईआर वापस ले लें। उन्होंने कहा कि इन तमाम जितने भी मुकदमे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा। उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया, उन तमाम जो मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन की गई, ट्रायल की गई और मुलजिम सजा हो गए। तो दिल्ली में यदि एफआईआर सरकार चाहे तो सरकार, इतना नहीं है कि सरकार ने जो कह दिया फाइनल है, इसका फैसला कोर्ट करेगी, देश की अदालत करेंगी। और हमें अपनी अदालतों में विश्वास है। 128 आदमी जिनको भी चोट लगी है, हम उनकी तरफ से कोर्टों में केस डालेंगे। यदि ये नहीं कर पाए तो हम अपने केस तो लेकर जा सकते हैं, हिसाब किताब होके रहेगा। सर, बस कुछ आखिरी सवाल। मैं भी एक महिला हूं और मैंने कुछ प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे विजुअल्स देखे, ऐसे वीडियोस देखे जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं, शायद उनके वर्दी पे नेम प्लेट भी नहीं थी, वो महिला प्रदर्शनकारियों पर, महिला छात्राओं पर डंडे मार रहे थे इनअप्रोप्रिएट तरीके से। वो उचित नहीं लग रहा था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसका फैसला कौन करेगा? आपने देख लिया, आप तो गवाही दे नहीं सकते। इसका फैसला तभी होगा जब जांच होगी। अब आप कहें एफआईआर ही वापस कर दो, इसका मतलब आप चाहते नहीं कि ये पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जो बिना नेम प्लेट के थे। वो तभी हो पाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा, पुलिस वालों के जो कंडक्ट टूल्स हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना ट्रायल के केवल ये ब्लैंकेट कर देना कि नेम प्लेट थे, ये सब पुलिस वाले थे भी या नहीं थे, ये तो तभी होगा एस्टेब्लिश जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन आप होना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि भाई एफआईआर ब्लैंकेट वापस कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ब्लैंकेट नहीं होगी, ट्रायल भी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीज़ें होंगी। सर, एक आखिरी सवाल। दिल्ली पुलिस को सबसे एडवांस पुलिस कहा जाता है, लेकिन जो अभी आंकड़े जो सामने आए, जो बात आ रही है, 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं, संसद के इतने करीब पहुंच गए, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को खबर नहीं लगी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस एक एक आदमी को सेंसर नहीं करती, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे देश। क्यों नहीं तो फिर कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, हमारे डेमोक्रेटिक राइट छीन, वहाँ पर आदमी आना चाह रहे हैं, इनको रोका जा रहा है। तो वो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी क्रिमिनल आ जाएँ और बैठ जाएँ, एक्शन ले लें या वहाँ पथराव करें, दंगे फसाद करें, परंतु इसका चेक करने का और कोई तरीका था ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में अब, परंतु एक डेमोक्रेसी की लिमिट होती है। अपने मुंह से आप कुछ भी बोलें, इतना डेमोक्रेसी नहीं है कि आप किसी की माँ बाप को गाली दें। उनकी जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को आप गाली दें। यदि आपकी माँ को कोई गाली देगा या आपके पिता को कोई गाली देगा, तब आपको एकदम से बहुत परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए सभी डेमोक्रेसी में सभी को बराबर का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु बात रखने का एक तरीका है। यदि आप चाहते हैं, जिन पुलिस वालों ने यदि किसी लड़की के साथ में, मुझे नहीं लगता कोई मॉलेस्टेशन किया होगा, या जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी असलियत तब पता लगेगी देश को और अदालतों को जब उसकी जांच होगी और ये पता लगेगा। अदरवाइज इसका कोई पैमाना नहीं है। सर, आखिर में बस मैं ये चाहूँगी कि आप उस तमाम जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वाकई में उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर आए थे, वो वाकई में शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते थे, लेकिन वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए जिसके लिए तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। उस जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज? बिल्कुल, जनरेशन जी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट और सुपर फास्ट है, एआई का टाइम है, तो वो अपने तरीके के हिसाब किताब को जानती है। परंतु जिस तरह से उनका जो प्रोटेस्ट था, शुरू में इनिशियल तौर पर कहा जा सकता है बिल्कुल जेन्युइन था, या कुछ टाइम तक जेन्युइन रहा। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर और पॉलिटिकल लोग, पार्टीज आने लगी, वो अपना इंटरेस्ट देखने लगे, अपने वोट देखने लगे। तो जैन जी को इस तरह के जो भेड़िए हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो उनका मिसयूज़ किया जा सकता है। इस मामले के अंदर उनको एक टूल बना के इस्तेमाल किया गया। तो जैन जी को इतनी अपनी अकल होनी चाहिए कि हमें कोई इस्तेमाल ना कर पाए। दैट्स इट। अभी आपने कहा कि जेनजी को कोई हमें इस्तेमाल ना कर पाए, तो आपको लग रहा है कि इस जनरेशन में, जैसे हम जेनजी जनरेशन कह रहे हैं, नई जनरेशन है, इनमें मॉरलिटी और फ्रीडम के बीच में एक गैप है जो शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ें घर से आती हैं। अब किसी के घर में माता अच्छी हैं, वो अपनी बेटी को अच्छी चीज़ सिखाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की जो अभद्र भाषा या इस तरह की जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो किसी के सभ्य घर की लड़की करेगी। और वो है भी नहीं, वो स्टूडेंट टाइप की लड़की नहीं है। यदि उनकी बैकग्राउंड, अभी पुलिस, जब भी आपने नोएडा का एग्जाम्पल दिया, तो वो तमाम कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है, कोई कहीं कर रही है, वो स्टूडेंट है ही नहीं, उनका फील्ड दूसरा है। तो वो अपना इंस्टाग्राम के ज़्यादा फॉलोअर लेने के लिए और तमाम चीज़ों को लेने के, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए कभी ना कभी इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तमाम वक्त हमें दिया।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।